मैं हूं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं शेफील्ड लाइव। आज का सबरंग विद जावेद काजी। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं आज का सब रंग और मैं हूं जावेद काजी। आज का जो प्रोग्राम है वो कल जो हमला हुआ था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च थी उस पर, और उसमें एक उनका कारकुन जो है कारकुन वो शहीद हुआ है। मुअज़्ज़म गोंदल उसका नाम था और कुवैत का वो रिहायशी था और यहाँ आया था और इसने जो लॉन्ग मार्च है उसको जॉइन किया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमला है उसमें वो शहीद हो गया। इसके अलावा इमरान खान साहब खुद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और जो 12 और इनके साथी हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हैं। इस पर हम आज बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको दिखाता हूँ कि ये सारा वाक़या जो है वो कैसे पेश आया। लेकिन इमरान खान साहब बहुत अरसे से कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। उनका बयान जो है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले उनका बयान सुन लेते हैं। में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे है। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। एक टेप बना के रखी हुई है, जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला। जी, बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया है उन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो सामने आ जाएँगे। ऑब्वियसली उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग करके जो है वो रखी हुई है। इसके अलावा ये जब मार्च चल रहा था वज़ीर आज़म कहने लगा था वज़ीराबाद में, तो कैसे ये वाक़या पेश आया ज़रा देखिएगा। जी, उन्होंने कहा कि इसको मज़हबी रंग देकर ये कहेंगे जी किसी ने मार दिया है, और ये कुछ बातें जो हैं सामने आ भी रही हैं। सोशल मीडिया के अलावा मेन मीडिया में भी ये कुछ चल रहा है, और कुछ जो हुकूमती जो मतलब बैठे हुए रहनुमा इस वक़्त हुकूमत में, उनके भी कुछ बयानात जो हैं वो कुछ इसी तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ये वाक़या हुआ है, उसके बाद इमरान खान साहब को फ़ौरन वहाँ से निकाला गया है। और ये ज़रा थोड़ा-सा मनाज़र है जो कंटेनर है उसके ऊपर का। पीछे रहो, पीछे रहो। मत करो ना यार। मुझे भी लगी है जो साहब। बहरहाल उन्होंने इमरान खान साहब को नीचे उतारा और फ़ौरन गाड़ी में बिठाया और उनको हॉस्पिटल जो है वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो ये इस तरह हुआ, लेकिन जो उनके डीजे हैं उन्होंने कुछ बयान दिया है कि उन्होंने एक नहीं 2 आदमी जो हैं वो उन्होंने देखे हैं। ज़रा सुनिएगा। तब मैंने भर दो झोली लगाया था, उसके अंदर मैंने एक गाना मिक्स किया क्योंकि डीजे का काम है मिक्सिंग करना। तो एयरवाई की न्यूज चल रही थी कि खान साहब ने कहा भर दो झोली बंद कर दो। ऐसा नहीं था, खान साहब ने कहा था जो भर दो झोली के अंदर म्यूजिक आया हुआ है ये म्यूजिक बंद करो क्योंकि किसी भी नात में म्यूजिक अलाउ नहीं है। तो मैंने वो म्यूजिक बंद करने के लिए नीचे झुका, उतनी देर में फायर हुआ। जो खान साहब की टांग पे फायर लगा वो बिल्कुल मेरे पास से गया क्योंकि मेरी हाइट नीचे थी खान साहब से, और मेरे लेफ्ट साइड से जाके खान साहब को हिट हुआ और पीछे जो है लोहे की शील्ड थी उस पर बुलेट जब ब्रस्ट लगा तो ब्लास्ट हुई है और मेरे बैकबोन पे 4 जगह पे हिट हुई है और मेरे फेस पर यहाँ पर हिट हुई थी। और नहीं, खान साहब ने बेसिकली हमारा डर ही निकाल दिया। यकीन माने खान साहब ने डर निकाल दिया। कोई भी बंदा वहां से भागा नहीं है, ना कंटेनर से छलांग मारी है, सारे उधर कंटेनर पे खड़े रहे। खान साहब भी चेयर पर बैठ गए, गिरे भी नहीं है। जी, वहाँ से कोई भी नहीं भागा। ये जो कारकुन हैं वो भी और इनके जो डीजे हैं वो भी बड़े निडर हो गए हैं। कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमारा डर निकाल दिया। लेकिन ये जो मार्च है, लॉन्ग मार्च, इसको स्टार्ट होने से पहले हमारे एक और कॉलीग हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब,
उन्होंने वार्न किया था कि ये कुछ होने जा रहा है, जरा सुनिएगा। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के ऊपर भी मैं इतला देता हूँ, खान साहब आपकी मर्जी, आप पर भी बादी नज़र में जो खबरें आ रही हैं, जिसका आप खुद खदशा जाहिर कर चुके हैं कि आपको मारा जा सकता है, वो कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अपनी हिफाजत करें और आपके साथ जो हैं वो भी लोग अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ताला खून किसी का भी वहे वो पाकिस्तान का होगा। ये खून बहा काम छोड़ दें, कत्लो गारत से, खौफ से इज्जत नहीं। और वजीराबाद लॉन्ग मार्च पहुंचने से पहले एक नून लीग की मीटिंग भी हुई, उसमें भी बहुत सारी बातें की गई हैं, जरा सुनिएगा। सारी काल की क़यादत जिस तरह का भी सानू ऑर्डर देगी इंशाअल्लाह ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਤਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਪਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। इन्होंने कहा कि हमारी क़यादत जो भी हमें ऑर्डर देगी और हम इस फितने को ख़त्म करेंगे। और इन्होंने मजीद भी कुछ कहा है। जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो फितना फैला रहा है, इमरान खान जो फितना फैला रहा है हमारे मुल्क में, हमने इसको रोकना है। ये हम अपने मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे किसी सूरत, इसको हर तरीके से रोकेंगे। इसको ये जो बदमाशी कर रहा है ना, इंशाल्लाह हम इसको बिल्कुल नहीं करने देंगे। हमारी क़यादत ने हमें जो हुक्म दिया इंशाल्लाह हम ये करेंगे। ये जो चाहता है ना कि इधर खाना जंगी हो, ये इसकी प्लानिंग जो है ना ये बाहर से आती है, ये इसका एजेंडा बाहर का है। इसका दिल चाहता है कि इधर खाना जंगी हो, इधर खून खराबा हो, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम इसको रोकेंगे। दूसरा हमारे भाई हैं, इसको जरूर रोकेंगे। अच्छा सर, आज का एजेंडा क्या है? चौधरी इम्तियाज अजहर बागड़ी साहब जिंदाबाद। चौधरी इम्तियाज साहब ने ये बयान दिया है और मेरा ख्याल है कि इसी मीटिंग के बाद एजाज चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ इंकशाफ किया है। मैंने कल रात को अहमद चट्टा को लाहौर से टेलीफोन करके इस साजिश का इंकशाफ किया था और मैंने बताया था कि अहमद याद रखना, वजीराबाद चौक के अंदर खान के ऊपर कातिलाना हमला होगा। इसकी मंसूबाबंदी हो चुकी है। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ, यहाँ के DPO को अहमद चट्टा ने इस साजिश के बारे में और इस मंसूबाबंदी के बारे में बता दिया था। जी, इन्होंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन किसकी ये जिम्मेदारी थी और कहाँ ये लैप्स हुआ है कि ये हमला हो गया। पूरे पाकिस्तान में कल से एहतजाज हो रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी एहतजाज हो रहे हैं और इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रहेंगे जब तक, उन्होंने नाम बताए हैं कि 3 लोग जो हैं उनको अपनी पोस्ट से हटा नहीं जाता और इंक्वायरी तभी हो सकती है जब ये हटेंगे, क्योंकि सारे इदारे जो हैं वो इनके नीचे ही काम कर रहे हैं। तो इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम काई साहब। और हमें लाहौर से जनाब असद काई साहब ने ज्वाइन किया है। काई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और लंदन से हमें ज्वाइन किया है यसर तमन्ना साहब ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी इफ्तिखार भाई, सबसे पहले आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब इस किस्म के बयानात नून लीग देगी और उनके कारकुन जो हैं, उनके रहनुमा जो हैं वो वार्न भी करेंगे और मीडिया भी उनको वार्न कर रहा था कि ये हादसा जो है ये पेश आएगा। और कुछ 2 दिन पहले तो ये यहाँ तक कहा गया था कि गुजरात और जेलम के दरमियान इन पर हमला होगा, लेकिन पहले ही ये चीज होगी। आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर लैप्स हुए? देखें जी, पहली बात जो ये साजिश हुई है, इसका पहले से 2 महीने पहले से ये बात कर रहा है कि एक नैरेटिव डेवलप किया जाएगा कि इमरान खान जो है मजहब के हवाले से उसमें कई ऐसी बातें की हैं जो प्रवोक कर सकती हैं आम बंदे को। और इसमें फिर आपने देखा होगा कॉन्टिन्यूसली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह जवेद लतीफ है और दूसरे लोग हैं, उन्होंने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है ताकि वो कोई मजहबी जुनूनी जो है
वो ऐसा बने कि वो मजहबी जुनूनी जो है उसने उसके ऊपर अटैक किया था। अब मैं ये समझता हूं कि बाकी बातें तो आपने सारी कर दी हैं कि किस तरह अटैक हुआ, कहां, और वो जो लड़का था पकड़ा गया, वो चर्सी पकड़ा गया था, उसके पास 6 लाख रुपए का वो पिस्टल कहां से आ गया था, और उसको कवर अप देने के लिए उसकी 2 दफा ऑडियो वीडियो बनाकर चलाई गई थानेदार में, किस तरह वो मुअत्तल कर देना थाना से, वो तो कवर अप स्टोरीज है सारी। वो ऑलरेडी उसके बाकी 2-3 जो लोग हैं किस तरह छुपाए गए, क्योंकि 17 के करीब वो कहते हैं जी फायर हुए हैं, और वो एक फायर पिस्टल का तो एक ही शायद फायर हुआ, बाकी तो ब्रश लगा, ब्रश जो है वो चल रहे थे जिसको छर्रा लगा है, और जबकि गोली के अंदर तो एक सिक्का होता है जब पिस्टल की गोली उसमें चल रही। इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो जिसपे डिस्कशन बहुत कम हो रही है वो ये है कि जी जो रोल है पुलिस का वो इंतहाई मशकूक है, और खास तौर पे जो फैसल शाहकार है, आईजी है, उससे पहले भी उसके बारे में कहा जा रहा था कि वो उस बातें जो है शायद वो उस तरह नहीं मानी जा रही पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। और आप देखें कि इसमें उमर सरफराज चीमा भी कहीं नजर नहीं आ रहा हमें, और परवेज इलाही साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अब मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के जब फायर हुआ उसको, तो वो उसको कहा गया कि हेलीकॉप्टर फौरी तौर पर दे, जो उसको उनको लेकर वहां से एविक्ट कर वहां पे लेकर जाए लाहौर के अंदर। और वहां पे उन्होंने 12-13 मिनट तक वो कॉलिंग करते रहे, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और फिर ये इन्होंने मोटरवे से जाने का फैसला किया, तो मोटरवे के फैसले के बाद तो उन्होंने कहा था पंजाब पुलिस को कि आप उमर सरफराज चीमा के ऑफिस में बात की गई, क्योंकि इमरान साहब तो खुद तो इंजर्ड थे, उन्होंने बात की कि जी आप कम से कम टोल प्लाजा तक जो है वो क्लियरेंस दें ताकि हम गाड़ी तेजी से निकालें। तो वहां भी टोल प्लाजे 2 आए या एक प्लाजा है वो भी नहीं रोका गया। और उसके बाद जनाबे वाला आगे जो जाते हैं वो सड़क क्लियर नहीं थी कि आप सीधा जो उनको लेकर जो है रूट लगा दिया जाता तो वो वहां पे पहुंचा दिया जाए। तो इन तमाम चीजों में जो आप जिस तरह बेनजीर भुट्टो को आपने देखे कि वहां पे जब रहमान मलिक अब वो फौत हो गया है, तो उनको जब गाड़ी को निकालने के लिए हॉस्पिटल तक जाने के लिए उनको रास्ता ऐसा दिया गया था जहां से वो जल्दी से वो नहीं पहुंच सकती थी, या उनकी उस वक्त तो डेथ हो चुकी थी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज फिर जो डिस्कशन हुई है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने मीटिंग हेल्ड की है इधर अपने हॉस्पिटल में शौकत खाने में, तो वहां पे सबसे पहले उन्होंने कहा कि पंजाब के जो फैसल शाहकार साहब है उनको फौरी तौर पर रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि इनका जो फैसल शाहकार, क्योंकि आईजी पुलिस जो होता है उसका जो बॉस होता है, जो पीएसपी होता है, वो सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट होता है, और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बॉस उसका होता है प्राइम मिनिस्टर। अब फौरी तौर पर उनको बरतरफ भी नहीं किया जा सकता, और उनकी जगह जो नया बंदा वो भी पीएसपी होगा, क्योंकि किसी सीनियर को प्रोविंशियल सर्विस के शख्स को वो जो डीएसपी, एसपी या डीआईजी लेवल का भी होगा उसको सीनियर पर कमांड नहीं दी जा सकती। तो ये तमाम चीजें इंतहाई मशकूक हमें लगती हैं, और इसमें इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। और अब ये देखें कि इस वक्त जो इमरान खान ने जो 3 नाम लिए हैं, तो उस पर रेजिस्ट किया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आप जो तीसरा नाम, जो मेरा ख्याल है मेजर जनरल फैसल का ही है, जाहिर है उनको ना अब इंक्लूड ना करें। लेकिन जिस वक्त मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो जुबैर नियाजी साहब जो हैं, जो इमरान खान के कजन है, वो वजीराबाद में थाने में गए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इनका कजन, और मैं मौके पे मौजूद भी था। तो उन्होंने 3 नाम ये हैं, मेरा ख्याल 2 नाम और भी हैं, वो उन्होंने डाले हैं, और उनको अभी जिस वक्त आपसे बात हो रही है उन्होंने दरखास्त उनको दे दी है, लेकिन अब तक रसीद नहीं मिली क्योंकि वापडा ने बिजली बंद कर दी हुई थी। तो मैं ये समझता हूं दिस इज वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, और अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचाया है। और इस अगर वो हो जाता है, इमरान खान का खुदा ना खास्ता मर्डर हो जाता है, तो मैं इस वक्त मुल्क जो है वो सिविल जो क्या कहते हैं नाफरमानी की तहरीक चल रही होनी थी और लॉलेसनेस हो रही होनी थी उसी तरह। और जो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होना था? पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को होना था। आपने कल देखा कि किस किस्म के आपको विजुअल नजर आ रहे थे, टैंकों पे लोग चढ़े हुए थे, कोई कहां पे जो आर्म फोर्सेस के घरों के जो सीनियर जनरल्स हैं या उनके बारे में। और ये सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान आर्मी और आर्म जो पब्लिक है, जो पीपल ऑफ पाकिस्तान है, उनको जनाब आपस में लड़ाने की साजिश जो है वो किसी हद तक कामयाब होती नजर आ रही है। अब जनरल बाजवा को यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान ज्यादा हमें अजीज है या कि शहबाज शरीफ हमें अजीज है।
आप इलेक्शंस की अगर डेट दे देते तो मेरा ख्याल है इस किस्म के जो मामलात हैं या जो शिद्दत पसंद लोग हैं किसी भी जनसिज्म के अंदर बैठे हुए हैं और जिसका पिन पॉइंट किया जा रहा है, आज देखें ना, आज उन्होंने जो मुराद सईद है उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि मेरा मोबाइल खुला हुआ था जब अरशद शरीफ ने मुझे उधर से दुबई से कॉल की और जो बंदे उनको निकाल रहे थे दुबई से, तो मुझे पता है वो किस किस कौन कौन बंदा पाकिस्तान की तरफ से उनको ऑर्डर किया गया वहां से निकाला जा रहा था। और उसी तरह अरशद शरीफ उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे अभी रोका हुआ है मेरे लीडर ने, नहीं तो मेरे पास और बहुत कुछ कहने को है। जी जी, बेशुमार उनके पास है और उनको जो शीरी मजारिया उनको भी उनके इनबॉक्स में आया हुआ है, जो ट्विटर के इनबॉक्स में है। तो ये मामला जो है ये बहुत ज्यादा गंभीर है। मुल्क जो है इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस वक्त तबाही के धाने पर है। बचा सकते हैं तो ये हमारी जो 3 लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट अपना जो गवर्नमेंट है, इंपोर्टेड गवर्नमेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जो भी। जी कैसा जी असद भाई, बड़े ही अफसोस के साथ ये हादसा जो है इसका जिक्र करना पड़ रहा है और जो इनका कारकुन फौत हुआ है मुअज्जम, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला उसके घर वालों को सब्र अता फरमाए और उनके जो बच्चे हैं उनको भी सब्र अता फरमाए। आप क्या समझते हैं कि जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, क्या वैसे ही है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी कुछ लैक कर गई है, या जो पंजाब मतलब कि पुलिस है वो बिल्कुल कहना नहीं मान रही परवेज इलाही साहब का? देखिए सर, मैं जो साहब की बात को आगे इस तरह बढ़ाऊंगा कि पुलिस जो होती है वो सियासी भर्ती होती है। ये कभी भी अपने मर्जी से और मेरिट पे फैसला नहीं करती। वो आप छोटे से छोटे SHO ले लें और बड़े से बड़े ओहदे के ऊपर DPO से लेकर CCPO से लेकर IG तक चले जाएं, उनकी अपनी कभी भी मर्जी नहीं रही। इनकी ट्रेनिंग इसी तरह होती है क्योंकि इनको अपॉइंट किया जाता है, या तो ये इतना पावरफुल इदारा बन चुका होता है अपनी मन मर्जी करते, लेकिन चूंकि और ये किसी न किसी के मातहत होते हैं, फिर उनको जवाब दे हैं, जिनको जवाब दे होते हैं फिर वो इनसे मर्जी के काम करवाते हैं। तो हमारी पुलिस हमेशा से मुतनाज़ रही है और ये इसी तरह के कामों में मसरूफ रही है और इसी तरह ही इनका अगर देखा जाए तो माजी नजर आता है हमें। आपके सामने सानिया माल्टन, हम कभी नहीं भूलेंगे किस तरह पुलिस ने वहां पर सरेआम गोलियां चलाई, 14 कत्ल हुए या शहीद हुए। आज तक उनका तो नहीं पता चल सका, गोलियां तो लगी, शहीद तो हुए, तो कोई कातिल तो था, और अगर कोई कातिल था तो किसी ने ऑर्डर भी दिया था। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमारे यहाँ इनकाउंटर होते रहे हैं। पुलिस को इस तरह के बहुत सी जगह पर इस्तेमाल किया था। कीनिया में भी पुलिस को इसी तरह इस्तेमाल किया गया, एक कत्ल करने के लिए एक सहाफी को। तो बदकिस्मती हमारी यही रही है कि हमारे यहाँ इदारों को उस तरह पावर में नहीं लाया गया या उनको इतना आजाद नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अभी भी, क्योंकि एक ऑडियो कॉल भी लीक हुई है जिसके अंदर वो उनको ऑर्डर कह रहा है, वो यस सर करता जा रहा है कि सर, वो कहते हैं आपको लाहौर से निकलते हुए आपको तो 4-5 लाशें गिरा देनी चाहिए थी, ये तो इतना दूर तक वजीराबाद तक तो जाना ही नहीं चाहिए था। तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं ये। अब जब इंक्वायरी कभी होगी आजाद अन्ना या कोई इनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी, तो फिर मुमकिन है बहुत से ऐसे चेहरे या बहुत से ऐसे किरदार सामने आएंगे। अदरवाइज ये भी इसी तरह छुप जाएंगे जिस तरह हमारे यहाँ अंधे कत्ल होते हैं और फिर कोई नहीं पूछता ना बताता हमारे यहाँ। जी यशो भाई, आप क्या समझते हैं, लंदन में भी एक जो एहतजाज है वो कल रिकॉर्ड किया गया है, शाम को 6 बजे मेरा ख्याल हुआ था वो कल, और मेरा ख्याल है कि अब इनके लिए लंदन जो है वो भी बहुत तंग होगा इस हादसे के बाद। मेरा ख्याल है अब इनके लिए लंदन ही तंग नहीं होगा, सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए। मुझे नईम बुखारी के वो जुमले याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि ये ऐसा अब काम हो गया है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो इनका पीछा नहीं छूटेगा। अब ये लंदन क्या, इंग्लैंड चले जाए, मिडिल ईस्ट में कहीं चले जाए या यहाँ पे यूरोप के किसी और मुल्क में चले जाए, लेकिन ये जो इनके पीछे एक पड़ गई है ना, ये बीमारी क्या कहना चाहिए, जो सच्चाई इनके पीछे पीछे आ रही है वो इनको कहीं का नहीं रहने देगी। अच्छा, जहाँ तक ये कल के हादसे की बात है, जाहिर है हर आदमी इस तख्ते में आ गया एकदम से। हालांकि एक्सपेक्टेड तो था, इसमें कोई शक नहीं है कि हर आदमी को ये खदशा था, खतरा था और ये परेशानी थी कि ये कुछ हो सकता है, लेकिन जब हो जाता है तो उसके बाद के हालात, उसके बाद जो आदमी की जज्बात होते हैं मुख्तलिफ होती है।
यहाँ लंदन में आप जिस भी पाकिस्तानी से बात कीजिए, इल्ला कि वो मतलब उसके जज्बात किसी और सियासी जमात के साथ है, और ज़्यादातर पाकिस्तानियों के जो जज्बात और जो मोहब्बत और इज़हार है वो ज़ाहिर है पीटीआई के साथ है। जिस आदमी से बात कीजिए वो परेशान है और उसे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, सिवाय इसके कि वो मतलब मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बद्दुआएं दे, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान में होने वाला मामला, मुझे शक है कि इसमें ऐसा लगता है कि परवेज इलाही जो हैं ये दूसरी बार इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुए हैं। बेनज़ीर भुट्टो के जब कत्ल हुआ था तो उस वक्त भी ये वहाँ थे और इन्हीं की गवर्नमेंट थी और वो सारी सफाई कर दी गई थी फ़ौरन, और सारे काम शाम साफ कर दिए गए थे और वो निशानात वहाँ से मिटा दिए गए। तो ये तो अलग बात कि मतलब पीपल्स पार्टी उस केस में सीरियस नहीं निकली। बेनज़ीर के जाने के बाद जो पार्टी बाकी रह गई थी वो इस सारे मामले में इतनी संजीदा नहीं थी कि इसकी संजीदा तहकीकात करा ली जाती तो पता चल जाता। इन्होंने तो मतलब ज़ाहिर स्कॉटलैंड यार्ड से भी तफ्तीश कराई थी, लेकिन ज़ाहिर है चूंकि उनकी नीयत में फतूर था, वो इसको सियासी मकसद के लिए बाकायदा इस्तेमाल करना चाहते थे और अब तक कर रहे हैं, तो इसलिए उसका नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा दोबारा जो सारे जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, जो बातें नज़र आ रही हैं, जो हालात नज़र आ रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि परवेज इलाही की मौजूदगी में ये काम किया गया है और उसके बाद जो सूरत हाल हो रही है। देखिए सीधी सच्ची बात ये कि FIR दर्ज कराना हर जो मुतासिर आदमी है उसका हक है, और उसे इस बात से कोई नहीं रोक सकता कि तुम फलां का नाम लो, फलां का नाम लो, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर कोई प्रेसिडेंट भी होता है, भुट्टो के ज़माने में भुट्टो का नाम उसमें डाला गया था जो उसका अहमद रज़ा कसूरी का था, तो इसकी वजह से वो FIR बनी थी, तो उसमें वो नाम डाला गया था ना, तो इसीलिए वो बाद में जाके वो आगे चला था, तो उसको सारा मसला हुआ था। इस वजह से आप ही किसी आदमी को ये कह नहीं सकते कि फलां आदमी का नाम नहीं डालो इसमें, फलां नाम डाल दो। ये तो बिल्कुल मतलब मुतासरा आदमी के साथ ये तो नाइंसाफ़ी है कि वो जिस पे अपने शक का इज़हार कर रहा है, आप कहें कि नहीं इसको नहीं करो, इस पे शक नहीं करो, दूसरे पे कर लो। इस वजह से ये बातें सारी देखने की हैं। और फिर ये जो सारा अभी चौधरी साहब ने बताया कि मतलब रास्ते का मसला हुआ, फिर हेलीकॉप्टर का मसला हुआ, और ज़ाहिर है उनके लिए सबसे ज़्यादा महफूज जगह उस वक्त जो थी वो सिवाय शौकत खानम के कोई नहीं हो सकती। किसी हॉस्पिटल में चले जाते, वहाँ भी वो खदशात अपनी जगह मौजूद थे और इस वजह से सारे मसाइल हो सकते थे। उन्होंने बिल्कुल सही किया, लेकिन जैसे कि आज बताया उन्होंने कि वो इंड्यूस जो सारा मामला है, जिस तरह से खून बहा है, अगर ये सफ़र लंबा हो जाता, ज़्यादा लंबा हो जाता, रास्ते में कहीं फंस जाता, और अगर वो शरीयान फट गई होती इमरान खान की, तो जाहिर है कि खून इतना ज़ाया हो जाता वो कह रहे थे कि 20 मिनट के अंदर 20 मिनट का तो उसमें ज़ाहिर है बचने के इम्कान रास्ते में ख़त्म हो जाते, तो उसके बाद तो कोई बात रह नहीं जाती। इस वजह से ये सारी बातें, मेरा ख्याल है इसका अब एक ही हल है कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ के सरबराही में। इसके अलावा मतलब उसने ISI ने इनकार कर दिया, IB वालों ने कहा कि हम बंदे नहीं देंगे, तो बाकी कौन रह गया? बाकी सारे FIA रह गए ना, तो FIA की इंक्वायरी पे कौन एतबार करेगा? आज तक किसी ने किया कि जो अब करेंगे? वो जो इंक्वायरी करते हैं वो उनको वो मोम की गुड़िया की तरह होते हैं, जिधर चाहते हैं उसको मोड़ लेते हैं। वो मतलब जो इंक्वायरी शहबाज शरीफ की गई थी नैब के ज़माने में, उन्होंने गुम करके और अपने वो FIA की ताज़ा इंक्वायरी करके उसको बरी करवा लिया। FIA की इंक्वायरी पे कौन जिम्मेदारी ले सकता है? इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी और सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाजिर ड्यूटी जज हो, जो इसके बारे में इससे कम पे PTI को मेरा ख्याल मुतमईन नहीं किया जा सकता। ये तो मुतालबा तो उनका ये है कि 3 आदमी इस्तीफा दें, जो कि ज़ाहिर है बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता, हाँ वो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ऐसा होगा कि तीनों आदमी या तीनों में से कोई एक भी इस्तीफा दे देगा। तो अब उसका एक हल मेरे ज़हन में तो ये आता है कि जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर ड्यूटी जज के सामने। हाँ सर, ठीक है। इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि ये जरा क्लिप देखिएगा, क्या वाकई इसको मजहबी रंग जो है वो दिया जा रहा है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने आज मतलब पार्लियामेंट हाउस में खिताब करते हुए इस तरफ इशारा किया है। ये जो है नवीद इसको मतलब कि हिरासत में लिया है, और हैरत की बात ये है कि विद इन फ्यू मिनट्स इसकी वीडियो भी बनाई गई और इसको रिलीज भी कर दिया गया, सोशल मीडिया पे हर तरफ ये आ गई। तो इसका मतलब इससे पहले तो कभी किसी मतलब जिसको पकड़ा जाए उसका इतना जल्दी फेस सामने नहीं आता।
जरा सुनिएगा। ये सोचा ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी। मामू तुम्हारा क्या करता है? वो मोटरसाइकिल की दुकान है। मोटरसाइकिल की दुकान जो है वो मामू साहब करते हैं, लेकिन मुझे ये तो किसी बड़ी मादरत किसी हिसाब से भी ये कोई मजहबी शख्सियत नजर नहीं आ रही। कोई नशई किस्म का बंदा जो है वो इंतखाबी ये मुझे नजर आ रहा है। आप क्या कहते हैं कि ये वाकई जो इमरान साहब कह रहे थे कि मेरे पे ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके मुझे कत्ल करेंगे, क्या वाकई अब सर मैं आपको थोड़ा सा मैंने एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को आज कॉल की है, पंजाब के एक सीनियर, मतलब मैंने उसको कहा है कि इसको कैमरे के सामने दोबारा लेके आओ, तुम्हें तो बड़ी इजाजत है, ये पहली नहीं है, इसकी दूसरी भी इन्होंने, बावजूद इसका पूरा थाना सस्पेंड हो गया था। तो मैंने उसका कहा कि यार लेके आओ और उसको कहो कि दवाई कानून सुनाए और ये बताया कि फजर की नमाज में कितने वितर होते हैं, हमें अभी पता चल जाएगा कि ये कितना मजहबी है। ठीक है ना? तो ये कहना कि कुरान पाक के कितने सिपारे हैं, मैं ये समझता हूं कि ये बंदा जो है, ये इसको जो फरवर चाबी दी गई है, ये इसके बटन भी साबित हैं, आप जरा गौर करें, बकायदा खोले गए हैं और ऐसे ऐसे करके बाल हलाए गए हैं, कमीज भी फटी हुई नहीं, हालांकि उसको फैंटी लगी थी वहां पे सारा कुछ बकौल उनके। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मजहबी जनूनियत की जो वो बात कर रहे हैं वो एक कवर अप स्टोरी है और ये फर नहीं बोल रहा होता, क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक है। तो मैं पहले जब बंदा इस कैलिबर का इस हाई प्रोफाइल केस में पकड़ा जाता है, उसमें ब्लैक रंग का कपड़ा डाल के उसको ले दिया जाता है और 10-15 दिन तो उसकी इन्वेस्टिगेशन। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो हमारे सेनेटर हैं, वो जो साफी हैं, वो उनके ऊपर कपड़ा दे के ले जाते हैं। तो सर वो मैं मुझे बताएं कि वो जो खातून थी जो मोटरवे पर जिसका रेप हुआ था, उसके जो बंदे पकड़े गए थे, 1 महीना पता ही नहीं चला था वो किधर गए हैं। ठीक है ना? उसके बाद जब उनको पेश किया गया तो वो भी कपड़ा डाला हुआ, हमने शक्ल बहुत बाद में हमें पता चली कि क्या थी। और ये एक टेररिज्म का केस है, जिस तरह लियाकत अली का केस था, जिस तरह बेनजीर भुट्टो का केस था, और जो हमारे हाई प्रोफाइल जो मर्डर्स होते हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं, और उस बंदे को 15 मिनट बाद फिर थाना मुअत्तल हो गया। अच्छा, फिर ये वही उस तरह की बात करते हैं कि जी 25 मई, इमरान खुद कह रहा है कि जी 25 मई को जब मैं उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लेने की बात करने लगा था तो चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। वो चिड़ियाघर से आप समझते क्या होता है कि वो मिस्टर एक्स की बात करते हैं। हाँ जी, तो वो चिड़ियाघर से फोन आ जाता था। अब ये बताएंगे किसने प्रोड्यूस किया है। अब इसीलिए इमरान खान जो है इस वक्त जो उसने जो तीसरा नाम दिया है वो ये कि चिड़ियाघर के जितने भी अफसरान हैं दाएं बाएं जो है उन सब के बॉस का उन्होंने नाम लिया, जिनका मेजर जनरल फैसल की जो वो बात कर रहे हैं। तो ये जो कवर अप स्टोरी है, जो मेरी वहां से एक और शख्स से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि जो 17 जो है उनमें से 3 जो है वो किस्म के आला जो हथियार है, ऑटोमेटिक वेपन भी इसमें शामिल है, पिस्टल नहीं है सर जो बरामद किया है। और इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो इस स्टेज से फायर हुआ है। जी जी सर, आप सुन सकते हैं कि किस तरह ब्रस्ट जो है वो किया गया है। जो ब्रस्ट की आवाज आपको आ रही है, तो ब्रस्ट जो है वो वहां से मारा गया है और उसके से मारा गया। फिर ये आप देख रहे हैं कि महमूद साहब, अब इसमें बिल्कुल यूट्यूब ब्रूटस भी शामिल हो सकता है। ब्रूटस जो है उसी ने आपको जूलियस सीजर को मारा था ना पीछे से, उसने परेशान होकर वो कहता कि अच्छा यूट्यूब ब्रूटस, वो जाहिर है कि वो ऐसे लोग बीच में शामिल होंगे जो इनके अपना इवन पीटीआई के अंदर, मैं ये समझता हूँ इस किस्म के हाई प्रोफाइल केसेस में ये पता नहीं कब से इमरान खान के खिलाफ साजिश तैयार हुई है। और लेकिन लकीली इमरान खान के भी कुछ सोर्सेज हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में, वो खुद कहता है इमरान खान के मुझे अंदर से पता चलता है कि मेरे खिलाफ ये साजिश हुई है, मजहबी जुनूनियत का रंग देकर मुझे मार दिया जाएगा। या आपने सितंबर की उसकी स्पीच सुनी होगी और 4 लोगों की,
और बात जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि 4 लोगों के अलावा जो उन्होंने वीडियो में बात की, उन्होंने कहा ये जो 3 लोग हैं उन 4 लोगों में शामिल नहीं है। यानी मेजर जनरल फैसल नसीर की बात कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह और ये शहबाज शरीफ साहब, ये उन 4 में शामिल नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इवन जुडिशल जो बात कर रहे थे मेरे भाई, तो जुडिशल जो है वो अभी अरशद शरीफ की जो मवालदा रोती फिरी आज पहुंची है कि भाई मुझे इस पे जो आपने जो बना दिया है रिटायर्ड जज जो है, तो वो हमें तो उसमें एतबार ही कोई नहीं है। ये वही जज है जो नैब केस में इस्तीफा दिलवाया था, अदरवाइज रेफरेंस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो तो रिपोर्टें भी नहीं मिल रही हैं, वो तो रिपोर्टें भी मिल रही। अच्छा, वो भी जुडिशल के लिए आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी एक दरखास्त दायर की है कि इसके मुताबिक आप काम करें। तो मैं ये समझता हूं कि जो इवन जुडिशल जो होगी, जो कार्रवाई होगी, उस पर भी मैं ये 100% समझता हूं कि ये इनका भी प्रेशराइज होगा और प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि आगे जुडिशल जो जज साहब ने खुद बुला के नहीं करनी होती, आगे उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बंदे जो हैं वो एजेंसी से ही लेने होंगे फिर। तो इमरान खान का ये मुतालबा बिल्कुल जायज है कि पहले ये तीनों इस्तीफा दें जो बाजार नजर नहीं आएंगे। तो इसलिए क्योंकि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो लिहाजा उसने आज एहतजाज की कॉल दे दी है कि कंटिन्यूसली आप एहतजाज करें। ये देखता हूँ कि हाँ जी 29 नवंबर के बाद क्या सूरत बनती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। कैसा ठीक है जी। असद जी, आप क्या समझते हैं कि वाकई ये कवर अप जो है वो पुलिस कर रही है या एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कर रही है? बंदा जो है वो सामने रख दिया और बंदे तो और भी इसमें इन्वॉल्व थे, सिर्फ ये तो नहीं था। एक ऐसा मुझे बताएं, इमरान खान के ऊपर ये कब से उसको रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? कभी उसको जहर देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उसके मुलाजमीन को खरीद रहे हैं, कभी कुछ हर तरह का हरबा ये इस्तेमाल कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये था कि अगर देखा जाए तो खान साहब लाहौर से जब निकले तो यहाँ से वजीराबाद जाने तक खान साहब बड़ा सॉफ्ट टारगेट थे, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई ब्रश सीधा मारता तो खान साहब के बचने के कोई चांस नहीं थे। लेकिन चूंकि उनका ईमान बहुत मजबूत है, उनका ये है कि जब तक मेरी जिंदगी है मुझे कोई नहीं मार सकता, और उसी की बुनियाद पर वो उसको ये जिंदगी मिल रही है। अभी में हम देख सकते हैं कि अगर टारगेट खान साहब होता, ये 3 लोगों के जरिए वो ना करते, एक ही शूटर के जरिए वो काम खत्म करा सकते थे। अब इस दरमियान में मुझे लग रहा है कि जो तीसरी कुव्वत है वो फायदा उठा रही है। देखें, मुझे जहां तक यकीन है वीडियो प्लांटेड थी, वो तैयार की गई थी, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं उसका तो रोल ही नहीं है, उसका एक ही हवाई फायर हुआ है, वो ऊपर को गुजर गया, उस लड़के ने उसको पकड़ लिया था पीछे से। असल में जो वारदात पड़ी है वो ब्रश की पड़ी है, और ब्रश जो सामने उसकी स्टील की दीवार खड़ी थी उसमें से गुजर के जाके टांगों पे लगी है। मतलब टारगेट इमरान खान नहीं था, टारगेट लॉन्ग मार्च था। लॉन्ग मार्च में ये होगा कि आपकी आवाम रुक जाएगी, ये लॉन्ग मार्च पिंडी नहीं पहुंचेगा, और वो इसलिए वो चाह रहे थे कि हम पब्लिक को भी डरा दें और इतने इस साइड पे 2-3 जगह से हम फायरिंग करें कि नेक्स्ट कोई बंदा हिम्मत ना करे। लेकिन लोग एक दफा बिफरे हैं, फिर वापस आए हैं, और वापस फौरी खान साहब ने जब बाहर निकल के मुक्का लहराया तो उसके बाद लोगों को और हौसला मिल गया। तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि अगर दरमियान में हमारा कोई वो कह रहे हैं आप ये लोग ऐसे होते तो इतना गलती, इतने मेरे ख्याल है प्लानिंग घटिया नहीं कर सकते। तो हमें इस तरह पे थोड़ा सा नहीं सोचना चाहिए, तीसरी टुकड़ों की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि दुश्मन बहुत ज्यादा है खान साहब के। वो गैर मुल्की एजेंसियां भी हैं और ये सियासी पार्टियां भी हैं, और सबसे बड़ी जो पीडीएम नून लीग है। और फिर जो आपने वीडियो क्लिप शुरू में चलाए हैं उसके अंदर देखें ना, जिस तरह का वो लोगों के अंदर वो बात तकरीर कर रहा है, लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा कर रहा है। तो कोई भी एक जुनूनी सा वर्कर उठकर, हाँ जी, कोई भी जुनूनी सा वर्कर उठ के जाके फायरिंग कर सकता है और करके वो कह जी मैंने किया, मुझे गुस्सा आया, मैंने कर दिया, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, उसके अल्फाज नहीं आप देख रहे हैं। तो उस बंदे को तो पूछेंगे तो उसको पता ही नहीं होगा कि सियासत है क्या, उसकी शक्ल देखें। ऐसे लोग तो आपको हर गली मोड़ पे मिल जाएंगे, चरसिए बंगिए और इस तरह के नशई, उनको आप 5, 10, 15 हज़ार रुपया दें और उससे जो मर्जी काम करवा लें, और पाकिस्तान में हो रहा है। तो यह है कि कम से कम पंजाब के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पुलिस अगर चाहती भी तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस दोनों तरफ से यूज हो रही है। मैंने देखा कि इसी जगह के ऊपर जिस दिन हमारी वो लड़की का सानिया हुआ, उससे अगले दिन कैमरा मैनों को जाके पुलिस वालों ने फेंटी लगा दी,
और वो कोई वीडियो में कह रहा था कि आप कैमरामैन उसको छुपाएं, इनके हाथ में वीडियो ना हो, कोई चीजें हम जो कार्रवाई करें वो इनकी रिकॉर्ड ना हो सके। तो साजिशें हो रही हैं हर तरफ से। हमने ध्यान रखना है कि अगर देखा जाए तो इस दरमियान में जो हमारा दुश्मन चाह रहा है कि सारे के सारा बर्डन एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया जाए, तो उसकी तरफ भी नजर रखनी है। दूसरी जो बात मैं अहम करना चाह रहा हूँ, यसर भाई ने कुछ चीजें कही हैं। देखें, परवेज इलाही का अगर हमें उस तरह फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। मैंने वो पिछले 2-3 माह देखे हैं जिसमें ये हमजा की गवर्नमेंट बनी थी, तो रातों को लोगों को घरों से उठाया गया, पर्चे काटे गए, बहुत ज्यादा जमीन तंग की गई। यकीन जाने अगर परवेज इलाही की गवर्नमेंट ना होती तो इस शानो शौकत के साथ लिबर्टी चौक से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस तरह ना निकलता। हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग थे, और इस दरमियान में कहीं ना कहीं परवेज इलाही हमें फायदा दे रहा है, मतलब पीटीए की गवर्नमेंट को। अब उस दरमियान में परवेज इलाही भी बंधा हुआ है, पीडीएम को सपोर्ट करे ना करे, लेकिन स्टैब्लिशमेंट से वो अपना हाथ नहीं छुड़वा सकता। उनके पुराने याराने हैं, और वो इसीलिए प्रेशर होगा कि ये तीसरी एफआईआर आप ना करें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि खान साहब के जो कहते होते हैं डायलॉग, वो भी चलते रहने चाहिए। वो हमेशा जंग हो, जैसी मर्जी सूरत हाल हो, आपकी जो बातचीत है वो बैकडोर चलती रहती है। तो कुछ ऐसे लोग आपने रखने होते हैं जिनका उनसे भी अच्छा ताल्लुक आपसे भी हो। देखिए, हमारी स्टैब्लिशमेंट एक हकीकत है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनके पास पावर है, ताकत है, इख्तियार है। तो अगर वो मान जाते हैं, आपकी बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पाकिस्तान इस बुरानी कैफियत से निकल सकता है। लेकिन इस दरमियान में जो हमारे लोग निकल कर फुल आग जलाओ और फिर नारेबाजी और बहुत सी चीजें कर रहे हैं, उससे यह है कि मेरे मुल्क को नुकसान होगा, गैर मुल्की जो आलमी ताकतें हैं उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा, और जो तीसरी ताकतें हैं वो भी कहीं ना कहीं फायदा उठा रही हैं। जी सही है। जी जी, यसर भाई, आप क्या समझते हैं कि ये सारा कवर अप जो है, ये कुछ इस पे कुछ इंक्वायरी होगी, कुछ आगे काम बढ़ेगा, या मिट्टी पाओ? जी देखें, मिट्टी पाओ तो पॉलिसी तो है ना, एक मतलब क्यू लीग की और चौधरी शुजात हुसैन एंड कंपनी की। बात ये है कि जिस थाने में, थाने पता नहीं क्या नाम है, थाना कुंजा क्या है, कुंजा ये बड़ी मशहूर, मतलब शरीफ कुंजाही और दूसरे कुंजाही काफी अच्छे शायर वहाँ के हैं। पंजाबी के। जी हाँ, बात यह है कि इतना साफ सुथरा, मैं तो कभी, मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कभी पाकिस्तान में किसी थाने में जाने का, लेकिन मैंने जो सुना है और देखा है, इतना साफ सुथरा थाना मैं नहीं समझता कि इतना अच्छा और नीट एंड क्लीन कोई थाना पाकिस्तान में इस तरह से, और वो भी कुंजा में जाके, कहाँ देहात में जाके। और उसने आपने देखी होगी पास जो कुर्सियां, उनके अभी वो प्लास्टिक भी नहीं उतरा हुआ, वो जो दीवार इतनी साफ सुथरी है, उस पर बड़ा साफ सुथरा लिखा हुआ है कुंजा थाना, और वो लहरा रहे हैं। स्टूडियो टाइप तो नहीं बना दिया इन्होंने थाना? मुझे ये, मैं यही कहने वाले थे, मुझे लगता है कि कोई स्टूडियो में ये सारी रिकॉर्डिंग पहले से की गई है, और जितने इत्मीनान से वो ड्रामा जो था अंधेरा उजाला, हाँ, और जितने इत्मीनान से वो सवालों के जवाब दे रहा है, मुझे तो हैरत है कि मतलब वो क्या, मतलब आदमी नर्व है उसके, मतलब उसको पकड़ के लोगों ने मारा है, उसने गैर कानूनी पिस्टल रखा हुआ है, उसने उसे गोली चलाई है, किसी को कत्ल करने की कोशिश की, और उसके बाद वो बड़े इत्मीनान से कह रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया, वो किया, और इसलिए किया, और इस तरह सफाइयाँ पेश कर रहा है। ये मुझे लगता है कि ये सारी कार्रवाई जो है ना, ये इस हादसे से पहले की है। अच्छा, उसके बाद जो नई सूरत आ गई, जो नई वीडियो आ गई, सवाल ये है कि जो सारा वो थाना, जिस थाने को आपने मुअत्तल किया हुआ है, उसी थाने ने उसी बंदे की एक दूसरी वीडियो बना के एक और पेश कर दी है। मतलब कुछ अंडरनीथ, या मतलब अंदर खाते कुछ ना कुछ हो रहा है, चल रहा है। जी जी, कुछ चल रहा है कि जो मुसलसल चल रहा है। आप ज़रा थाना भी मुअत्तल कर दिया, फिर भी वो काम हो रहा है। अब पंजाब पुलिस का जो कैरेक्टर है, या सारे पाकिस्तान में जो उसकी शोहरत है, वो तो अपनी जगह है। वो मतलब वो आप हाथी को चिड़िया बना देंगे, चिड़िया को हाथी बना देंगे, ये उनके बाएं हाथ का काम है, उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो ये सारे काम वहाँ मुमकिन है। जैसे कि दूसरे लोगों ने कहा है कि मतलब पुलिस इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल तो होती है, सवाल ये है कि उसमें अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर आईजी का, अभी पिछले दिनों, ये कल परसों एक आईजी आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो वीडियो जिन्होंने वायरल कर दी है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इतनी देर में तो आप बयान नहीं ले सकते उसका, तो चेंज आए कि आप उसकी वीडियो बना के और वायरल कर दें और पब्लिक को बता दें कि ये हो गया, वो हो गया।
तो इस वजह से इसमें देयर इज सम फिशी, समथिंग इज रॉन्ग जी। समवेयर। समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। इफ्तिखार भाई, मैं एक दो क्लिप आपको दिखाता हूँ। वैसे तो कल से अवाम जो है वो सड़कों पर है, तो क्या अब हमारी आर्मी जो है वो भी मैदान में आ रही है? क्योंकि ये क्लिप मुझे भेजा है हमारे कॉलीग्स ही हैं, उन्होंने, ज़रा देखिएगा। जी, ये कैंट का एरिया है और जो अवाम है वो बड़ी बिखरी हुई है, जरा सुनिएगा। ये देख लें जी, ये हमारे लिए पहले तो गोलियां थी, अब ये इंडिया की बजाय अब ये टैंकों का रुख जो है वो पाकिस्तानी अवाम की तरफ कर दिया गया है। मैं आज बहुत खुशी हो रही है पाक फौज के ये टैंक जो हैं ये आपने हमारे ऊपर इस्तेमाल करने हैं। ये सिर्फ हम पे चल सकते हैं, हमने 71 में भी देखा। अच्छा, ये और बहुत कुछ ये लोग कह रहे थे जो मैं सुनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि बहुत कुछ फौज के बारे में उन्होंने कहा। लेकिन इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि ये अब जो अब कह लें मुबैना तौर पे जो हुकूमत है वो आर्मी को और अवाम को सामने ला के खड़ा करना चाहती है, क्या वो इसमें कामयाब हो रही है? ये हो चुकी है ना। आप देखें ना कि ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की 1947 से लेकर अब तक, बावजूद इसमें मार्शल लॉ भी लगे हुए, तो पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है वो अवाम हमेशा प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और इनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो उनको हमेशा याद रखती है। लेकिन अब जो है इस किस्म की जो बातें हैं वो अब सामने आना शुरू हो गई हैं कि जी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल ताकत थी 1970 में, तो वो उस वक्त अवामी लीग जो है उसने क्लीन स्वीप कर लिया था। तो बाय वर्च्यू ऑफ जो मैंडेट था वो शेख मुजीबुर रहमान का हक बनता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनता। तो उसमें फिर जनरल याहिया खान और उनके जो जूनियर जो उनके साथ जनरल्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ से जो ढाका जो है, एक तो GHQ शिफ्ट नहीं करना हमने, और दूसरा ये क्योंकि ये उनको खदशा था कि शायद ये भी हो सकता, उन्होंने उनको देने से इनकार कर दिया था। और ये 25 मार्च को 1971 को 25 मार्च 1971 को असेंबली का इजलास प्रेसिडेंट ने बुलाना था, जिसमें जो ऑफर की जाती है जो सबसे ज्यादा सीटों लेने वाले को कि आप हुकूमत बनाएं। तो वो शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने 25 मार्च 1971 को ऑफर करनी थी, कौमी असेंबली का इजलास तलब किया गया था। तो वो 25 मार्च आज तक नहीं आई। तो उसके बाद आप देखें कि 25 मार्च से लेके फिर ये गया 16 दिसंबर 1971 तक, फिर मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, मिलिट्री ऑपरेशन के बाद फिर उन्होंने गया। आज भी आप देख रहे हैं जो बांग्लादेश जो है वो अपना जो कौमी दिन मनाता है वो 16 दिसंबर 1971 को नहीं मनाता, जिस दिन वो ढाका फाल हुआ था। वो 25 मार्च 1971 को ही अपना बांग्लादेश जो है वो अपना कौमी दिन मनाता है। तो मैं ये समझता हूं ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि फौज का 1947 से लेकर आज तक हमने इस किस्म के ऑप्टिक्स नहीं देखे, ठीक है ना। और इवन मार्शल लॉ भी जब लगता था तो इवन लोग जो है बाहर निकलते तो मार्शल लॉ की सपोर्ट करते हुए हमने देखा है, ठीक है ना। खासतौर पर ये जो बरतरफ हुए थे, मियां साहब गए थे, तो ये सारा, तो ये इस किस्म की चीजें जो है रोकने के लिए जनरल बाजवा को यही इमरान खान ने आज रिक्वेस्ट की है कि खुदा के लिए ये जो 3 बंदे हैं, मतलब इनको वो बरतरफ करें इनको, और ये जो इलेक्शन का अनाउंस करें, और जो मैक्सिमम जिस बंदे के मैंडेट है उस पॉलिटिकल पार्टी को, और इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि आपको फौरन पता चल जाएगा कि किस किस्म के फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और तो वो कोई चीज डिमांड ही नहीं कर रहे, उनका क्या डिमांड, वो तो ये कह ही नहीं रहे कि मुझे वजीर आजम बनाओ, तो और ना उनका कोई इस तरह का इंटरेस्ट है। तो अगर तो क्योंकि यह आप समझ रहे हैं शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली कि अगर इमरान खान को स्टेज पे इलेक्शन दे दिया गया तो ये इनका तो पूरा सफाया हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। अब जबकि पाकिस्तान की जो अवाम जो है सामने आ गई, इस चीज से बचने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। भाई, आप क्या समझते हैं? आप लाहौर में, लाहौर कैंट का ये क्लिप मैंने आपको दिखाया है, आप क्या समझते हैं कि अभी तो ये कैंट तक महदूद है, क्या आर्मी सड़कों पर भी आ जाएगी आवाम के सामने? नहीं, मुमकिन तो नजर नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ ये वीडियो देखकर, और दुख इसलिए हुआ कि
जो हम नहीं चाह रहे थे वो ही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो दुश्मन पिछले 74 साल से मेहनत कर रहा था कि इस कौम और इस फौज के दरमियान में कोई खलीज हाल की जाए और नफरत पैदा की जाए, लेकिन कभी नहीं हुआ। लोग फिर भी वेलकम करते थे, कभी भी coup हुआ। बिल्कुल इफ्तिखार भाई सही कह रहे हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में लोग बाहर निकल आए, लोगों ने मिठाइयां बांटी, ये माशाल्लाह ही था और कुछ नहीं था। लेकिन ये कि इस दफा पहली दफा हुआ है कि लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ ये फसाद यहाँ से हो रहा है और इनको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि जितनी बेबस इस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट है वो इन माफियाज के हाथों यरगमाल बन चुकी। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इसमें उनको ये मिसकैलकुलेशन होगी, उनको ये समझ नहीं थी कि जो हम कर रहे हैं शायद इसके ये असरात हों। अब जिस हद तक वो इनको सपोर्ट कर चुके हैं अब वो बैकफुट पे नहीं जा सकते। खान साहब के जो मुतालबात हैं वो मानने को स्टैब्लिशमेंट तो तैयार है, लेकिन ये माफिया मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि देखें खान साहब आज भी अपनी जुबान चुप कर गए, आज भी वो ऐसे बहुत से राजों से पर्दा उठा सकते थे लेकिन नहीं उठाया उन्होंने। मुल्क की वसी तर मफाद में ये चीजें अपने सीने में दफन कर रखी हैं। लेकिन अगर यही चीजें इनके पास होती, ये आपको पता है ये क्या करते हैं, इनके ये तो मौका ढूंढते हैं क्योंकि इनके पीछे आलमी ताकतें, इनको इंडिया सपोर्ट करता है, इनको रॉ सपोर्ट करता है, इनको इसराइल सपोर्ट करता है। तो फिर ये सारी ताकतें इकट्ठी होकर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ दौड़े। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त ज्यादा जो गुस्सा है वो लोगों को एस्टेब्लिशमेंट पे चढ़ गया है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथों अगर देखा जाए तो ये पावरफुल हो गए हैं, उनका सूरज गरूब हो रहा है क्योंकि नवंबर में नई तकर्री होगी और नया बंदा आएगा तो फिर वो क्या करता है, क्या पॉलिसी लेकर आता है। लेकिन उससे पहले ये पूरा दबाव इनके ऊपर लेकर रखा हुआ है इस गवर्नमेंट ने कि एस्टेब्लिशमेंट हमें कहीं ना कहीं इनसे बचाए, या ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ना पहुंचे, या इस तो किसी तरीके से इस लॉन्ग मार्च को डिफ्यूज करे। और उसके लिए वो जो अपने तौर पे चैलेंज चल रहे हैं उसके ऊपर भी हमारे ये ताकतवर हल्के कुछ नहीं कर पा रहे, और वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं खामोशी की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा मुल्क इनके पंजों में आ चुका है। अब इनके पंजों से कैसे छुड़ाया जाता है ये बात देखना पड़ेगा। लेकिन लास्ट प्रोग्राम में आपको कहा था कि खान साहब भी टाइम बाइंग कर रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च कोई इस जुमे को पहुंचना था इस्लामाबाद में, लेकिन मैं आपको बताया था कि ये इसको डिले करेंगे, इसलिए इसको खींच के ले जा रहे थे। ये 20 के राउंड जाना ही था ना इन्होंने। हाँ लेके जाए। अब क्या हुआ कि अब खान साहब हॉस्पिटल में बैठे हैं, अब ये लॉन्ग मार्च जाकर हफ्ता को इसको वैसे ही कहीं ना कहीं टाइम लग जाएगा। तो वो जो मकसद था खान साहब का वो यही था कि हम लोग नवंबर की तकर्री तक रुकते हैं, तब देखते हैं उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन यह है कि बदकिस्मती से इन लोगों ने चाल चल दी, मुल्क में इंतशार छाना जंगी की सूरत पैदा कर दी और उस पूरे के पूरे लॉन्ग मार्च को टारगेट कर लिया ताकि लोग मुश्किल हों और फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट करें जहां तक आज तक नहीं हुआ। तो पहली दफा हमारी होश में तो ये पहली दफा हुआ है कैंट में फौज के आमने सामने और फिर पेशावर में ऐसे हालातों में, इससे पहले नहीं हुआ। तो कम से कम इस चीज को हमें ये देखना है कि फौज ने रहना है, वो चेहरे हैं वो बदलते जाएंगे, लेकिन ये है कि ये जो किरदार है साजिशी के अनासर है इनके ऊपर हमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये इस मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। सही है। असद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम लाहौर, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। यशो भाई आप क्या समझते हैं कि जैसे सवाल है कि फौज और आवाम जो है वो आमने सामने आ गई है, अभी तो ये कैंट को मतलब कि कवर कर रहे हैं, तो क्या बाहर निकलेंगे ये? देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मैं आपको ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ 77 का। मैंने लाहौर, मैं उस ज़माने में इत्तेफाक से लाहौर में था, मैंने अपने कानों से वो जुमला कहते थे कि टाकेरियाँ खोतियाँ लुहारियाँ खलोतियाँ, इस किस्म के जुमले मैंने अपने कानों से सुने हैं 77 में लाहौर में। जी जी। ये भुट्टो साहब के जब वो सारा था और फौज आई थी तो मैंने कानों से अपने सुने ऐसे इस किस्म के नारे वहाँ पे नौजवान लगाते थे, स्टूडेंट्स ज़ाहिर। तो ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी ज़ाहिर इस तरह से हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आर्मी की अपनी आ जाती है। देखें उन्हें अवाम के पेशेंस को इतना ज़्यादा नहीं आजमाना चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब अपनी हद से गुजर जाए। सियासतदानों की जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन इसमें अगर आर्मी ने अपना ख्याल ना किया तो ज़्यादा नुकसान आर्मी का है। ये मुशर्रफ के ज़माने में भी अगरचे लोगों ने मिठाई बांटी थी, लेकिन होते होते ये हो गया था कि फौजी अपनी यूनिफॉर्म में बाहर नहीं निकलते थे डर के मारे या किसी
और वजह से, ठीक है ना। ये आर्मी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि वो जितने ज्यादा सियासी मामलात में दखील होंगे उतना ज्यादा अपनी रेपुटेशन को उतना ज्यादा खराब करेंगे। सही। एक बात मैं समझता हूं कि अगर हालात, अल्लाह ना करे मेरी बात गलत साबित हो, हालात अगर खराब होते हैं और अगर यहाँ पे सिर्फ पुलिस या रेंजर्स काम करते हैं तो ज्यादा सूरत हाल खराब होगी एज कम्पेयर टू अगर आर्मी मौजूद सामने हुई। मेरी जाती खुशफहमी है, इसे खुशफहमी कहिए या जो भी कह लीजिए, आम जो आर्मी का बंदा है ना वो आम बंदे पे गोली नहीं चलाएगा, चाहे उसको ऊपर से हुक्म मिल जाए, वो नहीं चलाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी मेरे जैसा आदमी है। ये अलग बात है कि एक पूरी एक एलीट, जाहिर है आर्मी भी एक एलीट अपनी जगह है कि जिनके अपने मफादात है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो हुक्म भी देंगे। लेकिन मेरे जाती ख्याल ये है कि जो आर्मी के आम लोग हैं ना, जो जिनसे ये मतलब बंदूकें लेके जो सड़क पे कर रहे होते हैं, आप देख लीजिए इलेक्शन सारे पाकिस्तान में कहते हैं कि आर्मी से करा लें, उनको पता नहीं कि वो गैर जानिबदार। ब्रिगेडियर्स ने इनकार कर दिया था ना, वो इसीलिए फायर करने से। वो इसीलिए ना कि मतलब नाम भी हमारा खराब होता है बाद में भी, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर आपने कोई काम कराना है सही तरीके से, आप पोलियो के टीके लगवाने के लिए आप आर्मी के आदमी साथ रख लें, क्योंकि उसने गैर जानिबदार होकर बगैर किसी वजह के अपना जिम्मेदारी पूरी करनी है। लेकिन जब बात आएगी ना एक आम आदमी को गोली मारने की, तो उसके दिल में भी छुरी चल जाएगी कि मतलब ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं अपने आदमी को कैसे मारूं। इस वजह से अगर आर्मी उनके सामने होगी पुलिस की बजाय, तो हालात मुमकिन है कि जल्दी ज्यादा काबू में आ जाएं एज कंपेयर टू ये जो पुलिस है, रेंजर्स और एफसी और रेंजर्स और पुलिस, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम करना है और वो आदी है इस काम के। पंजाब की पुलिस हो या इवन सिंध की भी पुलिस हो, उन्होंने अपना काम करना है क्योंकि उनको पता है कि मतलब नौकरी तो यहीं लगनी है। लेकिन आर्मी और पुलिस में ये बुनियादी फर्क मैं समझता हूँ। इसलिए आर्मी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि वो अपने आप को इतना खराब ना करें, अपने आप को इतना ज्यादा इंडल्ज ना करें सारे मामलात में कि उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाए। क्योंकि एक एलीट की जिम्मेदारी तो उनकी जाहिर फैसला उन्होंने करना है, एलीट की है उन्होंने करना है, लेकिन आम आदमी के लिए जो आम फौजी है ना, उसकी इज्जत आज भी बरकरार है और उसमें कोई कमी नहीं आई है। सही। यस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी इफ्तिखार भाई, आप से मैं एक सवाल करता हूँ कि बहुत डराया है इमरान खान साहब ने। आज एक बात की है, मैं खुद भी हैरान हूँ कि उन्होंने ये बात जब की है, तो ज़रा सुनिएगा उन्होंने कहा क्या है। जब आजम सवाती को अरेस्ट किया गया है, तो जिन्होंने अरेस्ट किया था उन्होंने किस तरह पैगाम एक पहुंचाने की कोशिश की। जालिमों की जो लोगों पे तशद्दुद करते हैं, आपको पता है आजम सवाती को जब उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, उसे क्या कह रहे थे कि ये इमरान खान को बताओ कि उसको हम इस तरह नंगा करके मारेंगे, ये इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है। और ये उसको कह रहे हैं उसको कि इमरान खान को पैगाम दो कि उसको इस तरह हम नंगा करके मारेंगे। जी, इमरान खान को पैगाम दो कि हम तुम्हें भी नंगा करके मारेंगे। हालांकि इमरान खान अभी भी कह रहे हैं कि ये लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं। देखें, पहले तो ये जो नंगा करके मारने का रिवाज है ये पहले नहीं था, जबकि जब से मरियम नवाज की जो वीडियो नंगी निकलनी शुरू हुई है उसके बाद मेरा ख्याल ये ट्रेंड एक चल पड़ा है कि नंगा करके मारना। पता नहीं है क्या ढूंढते हैं नंगा करके। तो मैं ये समझता हूं कि ये थ्रेट परसेप्शन जो है, ये चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चीफ जस्टिस आपका अब मेजर रोल है, ठीक है ना। अब जिस तरह हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बनी थी, खुदा न खासा इस तरह की हमारी कोई कमीशन रिपोर्ट ना बने। हम ये चाहते हैं इमरान खान जो है वो भी एक पाकिस्तान का एक सिटीजन है, जो उसको बारे में कहा गया। मैं ये समझता हूं कि आजम सवाती के ऊपर जो तशद्दुद किया गया या शहबाज गिल पर जो तशद्दुद किया है, आप कम से कम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको बुलाएं अपने पास, और या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने पास बुला लें, बड़ा दिल करें, पूरे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनका क्या, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप आए बताएं किसने आपको मारा है, ठीक है ना। अगर वो अब उनके पास जो कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, ये है, आप उनके पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं, जो GHQ के डॉक्टर्स हैं, CMH के डॉक्टर्स हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं,
वो एवेल्युएट कर सकते हैं कि महीना पहले इसकी उंगलियों के जिस तरह वो दिखाते हैं हम साथियों को कि जी उनको तशद्दुद किया गया और नंगा करके मारा गया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं मुझे गोली मार दो। वो तो अब कह रहे हैं कि मैं जिस तरह, क्योंकि जिस मुआशरे से मैं ताल्लुक रखता हूँ, मेरे नवासियों के सामने, पोते पोतियों के सामने मुझे मारा गया, और वो उस दिन से कहते मैं सोया नहीं, मेरे घर से सामान, कीमती तरीन सामान उठा के ले गए हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता, हम लानत भेजता हूं मैं। लेकिन आप कम से कम मेरे चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि मुल्क में इस किस्म के जो मामलात हो रहे हैं और एक खास शख्सियत की तरफ जो उंगली उठाई जा रही है, तो जनरल बाजवा जो है एटलीस्ट जो है, देखें उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते बाद तो वैसे चले जाना, तो अपना जो है रोल प्ले कर जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले करें, इनको दोनों को बुला ले, तीनों को बुला ले, उनमें मुमासलत चेक कर ले, शहबाज गिल की, वो जमील फरूकी की और इनकी आजम स्वाति की। और ये जो बात की जा रही है, अगर जियो फेंसिंग करवाया जाए या जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जनरल बाजवा साहब करवाएं, तो मैं नहीं समझता एज ए बड़ापन जो है वो उनको 2 बड़े हैं इस वक्त, शहबाज शरीफ पर तो उनको एतबार नहीं है, तो वो दोनों बड़े जो हैं वो आर्मी चीफ जो है वो आ जाए और साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बैठकर उनको बुलाएं, बेशक उसको पब्लिक ना करें, वो उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि नहीं सेटिस्फाई कर सकते। तो आजम स्वाति हु इज 75 ईयर्स, क्योंकि इस तरह सोसाइटी के अंदर जो कॉमन मैन है, जिस तरह हम लोग हैं, उनके अंदर ये एक चीज डेवलप होना शुरू हो जाती है कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिन पर वो इल्जामात लगाए जा रहे हैं, वो उनका काम पाकिस्तान की सिक्योरिटी की तरफ नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल फिगर्स को उठाकर टॉर्चर करना है, जो उनके अपोनेंट ख्यालात का या उनका अपोनेंट नैरेटिव रखता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल एक साइब जो है वो तजवीज है कि जनरल बाजवा साहब और अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के जो बड़े हैं, वो बैठे और बैठकर जनाब ये चीज को डिसाइड करें, दोनों को बुला लें। मैं कहता हूं कि उनका इन्वेस्टिगेटर भी बुला लें और डॉक्टर्स भी बुला लें और ये इस चीज का फैसला करें। और इस किस्म की धमकियां कन्वे क्यों की जा रही है, हमें ये नहीं समझ लगती। ये भी चेक करें कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, कि वाकई वो इमरान को भी नंगा करके मारेंगे। भाई इमरान को नंगा करके मारना जो है वो मतलब उससे क्या चीज आप कन्वे करना चाहते हैं कि नंगा करके मारने से फिर क्या होगा? वो तो नंगा करके उसकी वीडियो भी आने वाली थी, वो अब वीडियो रोक दी है वो कि जो न्यूड कहा जाएगी। मैं कहता हूँ कि इस दौरान अगर असल वीडियो भी कोई नंगी आ गई तो वो भी लोगों ने नहीं मानना, अब किसी भी शख्स की आ जाए। तो इस किस्म के जो मामलात हैं, इन दोनों बड़ों को बैठना चाहिए। और पाकिस्तान, क्योंकि हम जो चीफ जस्टिस ये जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से, आप और मैं जो 2 लोग बैठे हुए हैं, जो हमारी पाकिस्तानी होने की जो शिनाख्त है वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान है। हमारी जो शिनाख्त है, जो दुनिया हमें अगर देख रही है या हमें जान रही है, जो हमें को थोड़ा बहुत इज्जत देती है दुनिया, वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान है। और हम ये सोच रहे होते हैं जब पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, कभी हमने आज तक सोचा कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया? तो हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारी माँ रहनी है। ये ओहदे जो है ये सब बदलते रहने हैं। वो 47 से लेकर अब तक कितने चीफ, कितने प्रेसिडेंट, कितने गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर जा चुके हैं, उनके कब्रों के कुतबे भी खत्म हो गए। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान में ये अभी ये डिसाइसिव मोमेंट्स हैं और उसमें दोनों बड़े अपना बड़ेपन का रोल प्ले करें। जी गाइस साहब, ठीक है। इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग अस सो मच टाइम। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। वेलकम बहुत सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यही था आज का प्रोग्राम और उम्मीद करता हूँ कि आपने तो ये सब दोस्त जो हैं उनके सुने आपने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी आवाम है उसने फैसला करना होता है कि उन पर हुक्मरानी कौन करेगा, वो किसको वोट देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ सिस्टम ऐसा चला आ रहा है कि कुछ तो मार्शल लॉ लग जाते हैं और कुछ इलेक्शन जो हैं उनको रिग करके किसी को बिठा दिया जाता है और किसी पर फर्द जुर्म आयद होनी होती है दूसरे दिन और उनको वजीर आज़म बना दिया जाता है। ये हमारे मुल्क में होता है, दूसरे मुल्कों में शायद ये नहीं होता। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। मैं तो सिर्फ ये दुआ करता हूँ कि जो शहीद हुए हैं इस लॉन्ग मार्च में, वो हमारी एक खातून सहाफ़ी थी वो, और ये जो मुअज़्ज़म गोंदल हैं, ये अल्लाह ताला इनके दराजात बुलंद फरमाए और इनके ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, और जो इमरान खान साहब हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमाए, और हमारे जो अदारे हैं
उनको अब कुछ होश के नाखून जो हैं वो लेने चाहिए और कुछ कंक्रीट कदम उठाना चाहिए, मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।